नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा बिक रहा है देश, 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। कांग्रेस का बीजेपी पर यह बड़ा बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में इस बार ईंट से ईंट बजानी है। विधानसभा चुनाव पर बोले सचिन पायलट। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगी बाजी। ओपिनियन पोल में अब तक का सबसे चौंकाने वाला दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि हो चुका है गठबंधन। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर बना रहे अडानी राष्ट्र। कन्हैया कुमार ने भाजपा पर कसा तंज। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर करते हैं इंडिया अलायंस का समर्थन तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, बिक रहा है देश, 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को पूरे देश में ईडी कार्यालयों के बाहर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शामिल शिमला में भी कांग्रेस ने ईडी ऑफिस के बाहर सांकेतिक धरना दिया और इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और ठियोग से कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर मौजूद रहे। विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सरकार केवल अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। देश के बड़े बड़े उद्योग अडानी और अंबानी के हवाले किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट, बंदरगाह और हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं। 2 गुजराती केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी देश बेच रहे हैं और 2 बिजनेसमैन अडानी और अंबानी देश को खरीद रहे हैं और पूरा देश बेचा जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस विधायक ने कहा कि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इसका खुलासा हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में किया है। यह गंभीर मामला है और इससे निवेशकों का विश्वास घटा है। कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। अगर ये जांच कांग्रेस के किसी नेता पर होती तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सेबी की चेयरपर्सन भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश का सारा व्यापार आज एक व्यक्ति के हाथ में है और अब इस मामले को लेकर हिंडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए, जिससे इस मामले की जांच हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में इस बार ईंट से ईंट बजानी है। विधानसभा चुनाव पर बोले सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। साथ ही दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव आने हैं, आप सभी अपनी कमर कस लो। आप सभी को ईंट से ईंट बजानी है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनानी है। दिल्ली में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं और समय बदलता रहता है। आज देश ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया है। और उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि दिल्ली हमारी और आपकी है, इसे मिलकर सुधारना है और इस संकल्प के साथ आप लोग यहां से जाएं कि आने वाले जब चुनाव होंगे तब हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। दिल्ली में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी आबकारी नीति मामले में जेल में बंद हैं और हाल में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी। ओपिनियन पोल में अब तक का सबसे चौंकाने वाला दावा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी सर्वे के नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। ओपिनियन पोल के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे में हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियां बहुमत से दूर नजर आ रही हैं और बीजेपी यहां पर जबरदस्त नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जीत के दावे कर रही कांग्रेस की स्थिति भी अच्छी नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के सर्वे के अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहां पर 29 सीटों के साथ ही यहां पर संतोष करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस को यहां पर 34 से 39 सीटें उसके हाथ में आ सकती है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना खाता खोलते हुए 13 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि INLD और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन भी कुछ सीटें जीत सकती है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों और कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और 40 सीटें दोबारा जीत पाना
भाजपा के लिए मुसीबत हो सकता है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगे चुनाव, फारूक अब्दुल्ला ने बताया, हो गया गठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर मोहर लग गई है। एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन का ऐलान किया और उन्होंने बताया कि सभी 90 सीटों पर फार्मूला तय हो गया है। अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द ही सीटों का बंटवारा होगा और जल्द ही हम अपना घोषणा पत्र भी जारी कर देंगे। अब साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व में मुलाकात की और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के तुरंत बाद गांधी और खड़गे श्रीनगर के गुपकर रोड पर एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के घर। हालांकि इस मुलाकात से पहले ही राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ गठबंधन का संकेत दे दिया था। राहुल गांधी ने गुरुवार को श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि गठबंधन होगा, लेकिन तभी जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा गठबंधन होगा, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान को बनाए रखते हुए होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव 3 चरणों में 18 सितंबर से 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होना है और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उनसे प्यार भी करते हैं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ये बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए नेता विधानसभा चुनाव के लिए संभावित चुनाव से पहले गठबंधन पर चर्चा करने के लिए अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो गठबंधन है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में सुपरहिट साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंदू राष्ट्र के नाम पर बना रहे हैं अडानी राष्ट्र, कन्हैया कुमार ने भाजपा पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण लगातार कटघरे में है। कांग्रेस के विरोध की वजह से उसे संसद में भी अपने अनेकानेक बिल वापस लेने पड़ रहे हैं। पायलट ने कहा कि अब सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच को लेकर फंस रही है। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बावजूद सरकार ने इसकी जांच के नाम पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन देश में लोकतंत्र है, यहाँ जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही है। पायलट जंतर मंतर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे और प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश स्तरीय लगभग सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने वोट लिया हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर, जबकि इसे बनाने में लगी है अडानी राष्ट्र। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर वोट लिया, लेकिन भारत को अडानी राष्ट्र बनाने में जुट गई है भाजपा। यह बयान दिया है कन्हैया कुमार ने। एक एक करके सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर यहाँ तानाशाही लाने की साजिश हो रही है। सवाल यह है कि अगर कोई चोरी हुई ही नहीं तो सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच करवाने में पीछे क्यों हट रही है? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी कंगना रनौत की इमरजेंसी उठी, बैन करने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड की किंग कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसे बहुत पसंद किया जा रहा है। इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है और इससे पहले ही विवादों का हिस्सा बन गई है। फिल्म को बैन करने की मांग उठी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इमरजेंसी को सिख विरोधी बताते हुए बैन करने की मांग की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने फिल्म को सिख विरोधी बताया। फिल्म और कंगना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म को पास करने के लिए सीबीएफसी की भी आलोचना की और फिल्म के तथ्यों के विश्लेषण के लिए एसजीपीसी के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की मांग की है। दोस्तों, हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि फिल्म से जुड़े ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जब सिख किरदारों के गलत कैरेक्टर और सिखों की धार्मिक चिंताओं के कारण सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से कंगना रनौत की इमरजेंसी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की और कहा कि आगे से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सिख विरोधी भावनाओं वाली कोई भी फिल्म रिलीज ना हो। हरजिंदर सिंह धामी ने सेंसर बोर्ड में सिख सदस्यों को शामिल करने की मांग की, क्योंकि सिख सदस्य न होने के कारण पक्षपातपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने पहले भी कई बार अपनी आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि सेंसर बोर्ड में सिखों का एक प्रतिनिधि जरूर शामिल किया जाए, लेकिन ये दुखद है कि सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि इस फिल्म पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने से सिख समुदाय में काफ़ी रोष और नाराजगी पैदा होना स्वाभाविक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वाकिफ हो जाओगे हरियाणा के हाल से, आप चुनाव लड़कर देखिए करनाल से।
दुष्यंत चौटाला की हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को चुनौती। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच एक दूसरे पर तीखे हमले शुरू हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कह दिया है कि दुष्यंत चौटाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो फिर दुष्यंत चौटाला की ओर से प्रतिक्रिया आना लाजमी था। उन्होंने मौका देखते ही हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री को चुनौती दे दी। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चुटकुले के अंदाज में तीखी टिप्पणी कर सीएम नायब सिंह सैनी को कहा कि वाकिफ हो जाओगे हरियाणा के हाल से, आप चुनाव लड़कर देखिए करनाल से। इससे पहले सीएम भी उन पर कमेंट करके कह चुके हैं कि दुष्यंत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा को हराने के लिए एक साथ हो जाएंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। दोनों यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर ठीक नहीं है। दोनों लोग अपने पैट के लिए लगे हुए हैं। प्रदेश की किसी को चिंता नहीं है, एक समय आते ही दोनों के दोनों लोग एक थाली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव में अफसरों ने बेईमानी ना की होती तो सपा से ज़्यादा सीटें आती, अखिलेश यादव का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर अधिकारियों पर बड़ा हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में सीट कमाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर अधिकारियों के बेईमानी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के इशारे पर अधिकारियों ने बेईमानी नहीं की होती तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 50 से ज़्यादा सीटें जीत लेती। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में सपा 37 सीटें जीतकर यूपी की पहली और देश की तीसरी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद भी बीजेपी के बड़बोले नेता डींगे हाँकने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं और सरकार के पास विपक्ष पर झूठे आरोप लगाने और लफ्फाबाजी करने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। बीजेपी सत्ता का प्रयोग जनता के हित में करने के बजाय उसका दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनावी हार से बौखलाई हुई है और जनता आने वाले चुनावों में भाजपा को और बुरी तरह से हराकर सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता अब भाजपा से मुक्ति चाहती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनगणना प्रश्नावली में कॉलम जोड़कर ओबीसी का जातिवार आंकड़ा एकत्र करें, कांग्रेस का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की मांग एक बार फिर उठाते हुए कहा है कि जनगणना की प्रश्नावली में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर अन्य पिछड़ा वर्गों का जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जा सकता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा होने से जाति जनगणना की व्यापक मांग पूरी होगी और सकारात्मक कार्य वाले कार्यक्रमों को और मजबूत आधार मिलेगा। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भारत में हर 10 साल में नियमित रूप से जनगणना होती रही है। पिछली जनगणना 2021 में होनी थी और 2021 की जनगणना न होने का मतलब है आर्थिक योजना और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को उनका कानूनी हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा ऐसी खबरें हैं कि केंद्र सरकार अगले कुछ महीनों में लंबे समय से लंबित और अस्वीकार्य रूप से लंबित इस जनगणना को करवा सकती है। रमेश ने कहा कि 1951 से हर जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बारे में जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जाता रहा है। बिना किसी परेशानी के सिर्फ एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर जनगणना की प्रश्नावली में ओबीसी आबादी के बारे में भी जातिवार आंकड़ा एकत्र किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से जाति संबंधी जनगणना की व्यापक मांग पूरी होगी और सकारात्मक कार्य वाले कार्यक्रमों को और मजबूत आधार मिलेगा। रमेश ने कहा कि जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है और ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि जनगणना कराना केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या विधानसभा चुनाव से पहले संकट में बीजेपी? पवार के संपर्क में कई नेता, फडणवीस की चिंता बढ़ने की आशंका। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा को घरेलू मोर्चा पर जूझना पड़ रहा है। महायुति में अजीत पवार को शामिल करने से ये परेशानी बढ़ी है। भाजपा के कई स्थापित नेता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के संपर्क में हैं और विधानसभा चुनाव में तुरही की तैयारी में जुटे हुए हैं। इससे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्ताधारी गठबंधन महायुति के कारण करीब 1 दर्जन सीटों पर भाजपा के नेता पशुपेश में है और वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन 3 दलों के बीच सीटों के बंटवारे में जिनका पत्ता कट सकता है, ऐसे लोग महाविकास अघाड़ी के नेताओं के संपर्क में हैं। इसकी शुरुआत कोल्हापुर से हो सकती है, जहां
जहां उप मुख्यमंत्री फडणवीस के बेहद करीबी भाजपा नेता समरजीत घाटगे पाटिल जल्द ही शरद पवार खेमे में जा सकते हैं। वो कागल सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी और यूपी बीजेपी चीफ के सामने संसद ने खोल दिया पार्टी की पोल, मंच से ही किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने बुधवार को पार्टी नेतृत्व को पशोपेश में डाल दिया। भूतपूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में साक्षी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य इकाई के प्रमुख भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में कहा कि उनकी समझ के अनुसार सरकार और पार्टी संगठन के बीच कोई सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्नाव से सांसद ने कहा कि मुझे लगता है कि सत्ता में और संगठन में सम्मान साझेदारी नहीं है और दोनों मुखिया आगे बैठे हैं, आगे इसका ध्यान रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। साक्षी महाराज की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब भाजपा की यूपी इकाई में कथित तौर पर खटपट के दावे किए जा रहे हैं। आरोप लगाए गए कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार और भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य इकाई के बीच समन्वय की कमी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में बीजेपी मंत्री का बवाली बयान, कहा कांग्रेस सरकार बनी तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने टिकने नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री जेपी दलाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह से हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई भी विपक्षी सरकार 6 महीने से अधिक ना चले। जी हां दोस्तों, भाजपा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। दलाल ने यह बात मंगलवार को भिवानी जिले में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। हरियाणवी बोली में जनसभा को संबोधित करते हुए दलाल ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, सबसे खराब स्थिति में भी नहीं होगा। दिल्ली में हमारे नेता उन्हें 6 महीने से अधिक सत्ता में नहीं रहने देंगे। दलाल के भाषण का वीडियो मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दलाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा में कांग्रेस मामलों के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि उनके बयान ने भाजपा की साजिश को उजागर कर दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी और सेबी प्रमुख की मिली भगत की जेपीसी मांग जरूरी, भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अडानी और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी प्रमुख की मिली भगत की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की बुधवार को मांग की। नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि विपक्ष सेबी प्रमुख, मोदी सरकार और अडानी के बीच साठगांठ की जेपीसी जांच के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिली भगत से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और एक व्यक्ति अर्थव्यवस्था का पूरा लाभ उठा रहा है जिसकी जेपीसी जांच जरूरी है। ये दावा करते हुए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किए गए नए तथ्य और गंभीर आरोप सामने आए हैं, बघेल ने मांग की है कि कोलकाता में महिला चिकित्सा से दुष्कर्म, हत्या और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर गौर कर रहे उच्चतम न्यायालय को अडानी और सेबी प्रमुख माधवी बुच की मिली भगत का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा पहली बार एक गैर IAS अधिकारी को सेबी अध्यक्ष बनाया गया जिससे अडानी की एक कंपनी से जुड़े होने की बात सामने आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर नॉन IAS को सेबी का प्रमुख बना दिया गया जो कि अडानी की एक कंपनी से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर अब बवाल है और जेपीसी के जांच की मांग यहाँ पर जरूरी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनगणना से जुटाया जा सकता है ओबीसी आबादी का जातिवार आंकड़ा, कांग्रेस ने सरकार को सुझाई तरकीब। जी हां दोस्तों, भारत सरकार अगले कुछ महीनों में जनगणना करा सकती है। कांग्रेस ने सुझाव दिया है कि जनगणना की प्रश्नावली में एक और कॉलम जोड़कर ओबीसी का जातिवार आंकड़ा जुटाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी से छीन ली जाएगी पीएम पद की कुर्सी, भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के हैं बड़े मायने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर एनडीए ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। हालांकि इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और इसके बाद एनडीए ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली है, लेकिन पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर थोड़े फीके पड़ते नजर आ रहे हैं और पहले विपक्ष ने उन्हें संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरा, फिर आरक्षण और अब अधिकारियों की लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। और इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता ने पीएम
पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। दोस्तों, दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट करके सियासी गलियारे में भूचाल मचा दिया और कहा कि यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्करण के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो वो अन्य तरीकों से अपनी पीएम कुर्सी खो देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा बयान दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।